तो दोस्तों, जैसे हमने देखा था भारत में पॉलिटिकल सिचुएशन कैसे दिन ब दिन बिगड़ती गई थी, क्योंकि मॉडरेट फेज और एक्सट्रीमिस्ट फेज एक दूसरे से अलग हुए थे सूरत अधिवेशन में। अभी यहां पर भारत के जो भी बड़े बड़े नेता थे, एक्सट्रीमिस्ट फेज में लोकमान्य तिलक जी का नाम दिखता है, दादा भाई नौरोजी जी एक बड़ा नाम था, वो भी बूढ़े हो चुके थे, ठीक है। और उसके बाद जी के गोखले भी थे, उनकी भी डेथ हो चुकी थी। अभी एक्सट्रीमिस्ट फेज के बहुत सारे नेताओं को किसी ना किसी कॉन्स्पिरेसी के तहत, किसी ना किसी चार्जेस के तहत जेल के अंदर डाल दिया जाता है। अभी इस समय में भारत में गांधी जी की एंट्री होती है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत में आते हैं। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने इंडियन ओपिनियन नाम की एक न्यूज़पेपर शुरू किया था, जिसमें वो अपने आर्टिकल्स लिखते थे, और उन्होंने वहां पर दक्षिण अफ्रीका में रेसिज्म के खिलाफ भी एक मूवमेंट वहां पर शुरू की थी। अभी 1915 में गांधी जी भारत में आते हैं, और भारत में आने के बाद वो सबसे पहली मूवमेंट शुरू करते हैं कि मूवमेंट शुरू करने से पहले सबसे पहला एक काम करते कि पूरे भारत में घूमते हैं, पूरे भारत के जो भी प्रोविंस थे, राज्य थे, सबकी वो यात्रा करते हैं और वहां की सिचुएशन समझते हैं कि किसानों की सिचुएशन क्या है, वर्कर्स की सिचुएशन क्या है, और उसमें से वो सारे लोगों की प्रॉब्लम्स जानते हैं। अभी गांधी जी का नाम नेशनल लेवल पर या फिर एक मूवमेंट के लेवल पर सबसे पहले भारत में कभी सामने आया है तो वो है चंपारण्य सत्याग्रह। अभी चंपारण्य सत्याग्रह क्या है? तो ये है इंडिगो के खिलाफ। देखो, जैसे मैंने इंडिगो रिवॉल्ट का नाम लिया था, उस रिवॉल्ट का जो शुरुआत है वो हालांकि 1859 में शुरुआत हुई थी, बट वो समाप्त नहीं हुआ था। अभी भी ब्रिटिशों का भारतीयों पर अत्याचार होता शुरू ही दिखाई देता था कि भारत में आपकी खेती में किसानों ने नील का, इंडिगो का ही उत्पादन लेना चाहिए। और इंडिगो उत्पादन के क्या क्या ड्रॉबैक्स थे, दुष्परिणाम क्या थे, ये भी हमने जाना था। चंपारण्य सत्याग्रह किसके लिए जाना जाता है? तो इंडिगो के लिए, मतलब किसानों के ऊपर जो नील उत्पादन के लिए इंपोज किया गया था उसके लिए। उसके बाद उन्होंने अहमदाबाद मतलब गुजरात में मिल स्ट्राइक किया था। वर्कर्स की सिचुएशन बहुत ही मतलब दुखदायक थी, क्योंकि वहां पर वर्कर्स का बहुत बड़ा एक्सप्लॉयटेशन होता था। मतलब 14 से 15 घंटे उनको काम करना पड़ता था, उसका जितना काम करते थे उसके बराबर उनको पेमेंट नहीं मिलता था, और बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी वर्कर्स की जिसके द्वारा उनका शोषण होता था। उसके बाद का है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह ये जो है ये किसानों के ऊपर लगाया गया टैक्स और रेवेन्यू के खिलाफ था, जो एक एक्सप्लॉयटेशन था किसानों का। इसके अगेंस्ट में 1918 में गांधी जी ने सत्याग्रह किया था खेड़ा में। आइए नेक्स्ट जानते हैं क्या था। होम रूल लीग, ये सबसे बड़ी, उस दशक की सबसे बड़ी मूवमेंट थी, ठीक है। अभी इस मूवमेंट में हमें होम रूल लीग का मतलब जानना है, और दो होम रूल लीग हमें यहां पर दिखाई देते हैं। अभी होम रूल, होम मतलब घर, रूल मतलब राज। घर में रहने वाले, ये जो भारत देश है हमारा घर है, और इस घर में राज यहां पर घर में रहने वाले लोगों का ही चलेगा, ऐसा इस मूवमेंट का मतलब था। अभी ये जो मूवमेंट है ये आयरिश रिबेलियन से इंस्पायर्ड थी। आयरलैंड में एक ये मूवमेंट शुरू हो गई थी कि होम रूल मतलब क्या? तो डोमिनियन स्टेट, मतलब उस समय में ऑस्ट्रिया, आयरलैंड वगैरह जो भी बड़े बड़े देश थे, अफ्रीका में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी हमें डोमिनियन स्टेट की स्थापना होती हुई दिखाई देती है। अभी डोमिनियन स्टेट क्या है? तो भले ही ब्रिटिशों का राज हो, कोई बात नहीं, बट यहां पर हम राज करेंगे, हमारे ऊपर आप राज करो, बट यहां के शासक कौन रहेंगे? हम रहेंगे, हमारे भारतीय भाई लोग, बहन लोग ये रहेंगे। अभी यहां पर वो सिचुएशन नहीं थी, तो इस सिचुएशन के लिए, डोमिनियन स्टेटस के लिए होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। होम रूल लीग भारत में दो जगह पर दिखाई देती है। मद्रास होम रूल लीग
और पुणे होम रूल लीग। मद्रास होम रूल लीग का जो नेतृत्व किया था, स्थापना की थी, वो की थी एनी बेजेंट ने। एक औरत थी जो आयरलैंड से भारत में आई थी। आयरलैंड से भारत इसीलिए आई थी कि वो भारतीय परंपराओं से बड़ी ही मतलब लगाव था उनका और रिस्पेक्ट करती थी भारतीय संस्कृति और सभ्यता का, इसलिए वो भारत आकर बैठी थी और भारत की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। एनी बेजेंट सितंबर 1916 में मद्रास होम रूल लीग की स्थापना की थी। और दूसरा नाम है लोकमान्य तिलक, बीजे तिलक, बाल गंगाधर तिलक। अप्रैल 1916 में इन्होंने पुणे होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो ऐसी दो होम रूल लीग यहां पर हमें दिखाई देती है। अभी बीजी तिलक का जो नाम है वो स्वराज के लिए बहुत ही डिमांड करने वाला नाम था। इन्होंने जैसा उनका फेमस कोटेशन मैंने आपको बताया था, फ्रीडम इज माई बर्थ राइट दैट आई विल अचीव्ड इट। मतलब फ्रीडम जो है ये हर किसी का जन्म सिद्ध अधिकार होता है और हर किसी ने ये मिलाना ही चाहिए और मैं भी इसके लिए झगड़ूंगा। ये इनका स्लोगन था, किसका? बीजी तिलक का। अभी इन्होंने इसमें डिमांड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स एंड एजुकेशन इन वर्नैक्युलर लैंग्वेज, इसकी मांग की थी। लखनऊ पैक्ट, इसके बारे में क्वेश्चंस हमने देखे। लखनऊ पैक्ट को अभी डीपली थोड़ा सा जानते हैं। अभी क्या होता है इस समय में, ये सिचुएशन, ये समय ऐसा है कि विश्व में प्रथम महायुद्ध शुरू हो चुका था। भारतीयों को ऐसे लगता था कि भारत जो था उस समय ब्रिटिशों के अंडर में था। जैसे पहले महायुद्ध में ब्रिटिशों ने पार्टिसिपेट किया था, तो इनडायरेक्टली भारतीयों का भी पार्टिसिपेशन उस महायुद्ध में हुआ। 10 लाख की आर्मी भारतीयों की उस युद्ध में पार्टिसिपेट की थी। अभी होता क्या है कि भारतीयों ने पार्टिसिपेट किया है आपकी ओर से, ब्रिटिशों की ओर से प्रथम महायुद्ध में, तो भारतीयों को स्वतंत्रता देना आपका फर्ज बनता है। वो डोमिनियन स्टेटस तो भी आपने देना चाहिए, ऐसी अपेक्षा थी मॉडरेट फेज के या फिर आईएनसी के मेंबर्स की। बट इसकी क्या है, इस बात की जो है परमिशन ब्रिटिश गवर्नमेंट देने के लिए तैयार नहीं थे। भारतीयों को मालूम था ये महायुद्ध होने के बाद भी ब्रिटिश हमें यहां पर स्वराज नहीं देने वाले, और यहां पर हमने आपस में ही झगड़े बना लिए। मॉडरेट फेज अलग है, एक्सट्रीमिस्ट फेज अलग है, मुस्लिम लीग अलग है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो स्वराज की मांग कभी पूरी नहीं होगी। अभी यहां पर क्या होता है, लखनऊ पैक्ट में भारत के तीनों संगठनाएं, बड़ी संगठनाएं एक दूसरे के साथ एक मंच पर आती है। ये 1916 का जो आईएनसी का सेशन है लखनऊ में होता है। अभी यहां पर क्या होता है कि मेमोरेबल इवेंट ऑन अकाउंट ऑफ 2 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। अभी इस सेशन में क्या होता है, फर्स्ट वाज रीएडमिशन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट फिर से आते हैं 9 साल के बाद आईएनसी में। मॉडरेट फेज और एक्सट्रीमिस्ट फेज एकत्रित आते हैं। अभी सेकंड डेवलपमेंट वाज द बॉन्ड ऑफ अलायंस बिटवीन द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने अलग इलेक्टोरल की मांग की थी, कम्युनल मतलब कैसे है कि हमारे जो भी एरिया थे भारत के, उसमें उन्होंने धर्म के आधार पर अलग इलेक्टोरल मांगे थे। तो ये मांग जो थी मुस्लिम लीग की, कांग्रेस ने नकारी थी। अभी ये मांग के लिए कांग्रेस राजी हो गया था और मुस्लिम लीग और कांग्रेस इस लखनऊ पैक्ट के तहत एकत्रित आ गए थे। तो ऐसी 2 बड़ी इवेंट लखनऊ पैक्ट में होती है। अभी आगे देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 क्या होता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कायदा भी इसको कहा जाता है। अभी इसमें क्या होता है, यहां पर फिर से लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव काउंसिल दोनों को विभाजित करने की मांग होती है। मतलब कार्यकारी मंडल और कायदे मंडल दोनों एक दूसरे से अलग रहेंगे, ऐसी यहां पर मांग की जाती है। द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज एनलार्ज एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव वाज थ्रूली
remolded and made bicameral, two chambers being the Council of State and Legislative Council. अभी यहां पर हमें दिखाई देता है कि दो अलग गठन बनाने की मांग होती है, जिसको भी आगे में जानते हैं. द लेजिस्लेटिव हैड वर्चुअली नो कंट्रोल ओवर द वाइसरॉय, हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, विच द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड अनअरेस्टेड कंट्रोल ओवर द प्रोविंशियल गवर्नमेंट. ये सबसे बड़ा मुद्दा है इस पैक्ट का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कायदे का. द एक्ट इंट्रोड्यूस डायरकी और ड्यूअल गवर्नमेंट इन द प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव. जैसे मैंने कहा था कि यहां पर दो अलग विभागों की मांग की जाती है 1919 के कायदे के तहत. अभी रौलट एक्ट, रौलट एक्ट, इसमें क्या होता है? तो ये एक बड़ा ही दुखदायक एक्ट था, बड़ा ही क्रूएल एक्ट था. रौलट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसमें जो भी भारतीय, ब्रिटिशों को ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए धोखादायक हो सकता है, हमारे लिए डेंजरस हो सकता है, उसको बिना किसी चार्जेस के, बिना किसी के कंप्लेंट के उसको डायरेक्ट जेल में डाल दिया जा सकता था. ऐसा रौलट एक्ट था. अभी ये समय ऐसा था कि यहां पर रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट एक्टिव हुई थी, बड़े पैमाने पर एक्टिव थी, और बड़ी ही कॉन्स्पिरेसीज भी इस समय में होती थी. जैसे में रिवॉल्यूशनरी पीरियड में हमने जाना था कि कौन सी कॉन्स्पिरेसीज हुई थी. तो क्या होता है कि भारत में होने वाले इस एक्सट्रीमिस्ट या फिर रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज को अगर दबाव में लाना है तो ऐसा कुछ एक्ट बनाना पड़ेगा. तो ऐसा एक्ट बनाया गया जिसको रौलट एक्ट कहा गया है. इसके तहत क्या होता है, अगर समझो मेरे ऊपर ब्रिटिशों को कुछ भी डाउट लगता है कि मैं कुछ भी नजरिए से उनको अगर डेंजरस लगता हूं, तो विदाउट एनी चार्जेस, मेरे ऊपर क्या चार्जेस लगाए गए हैं, मुझे कोर्ट में पेश किया जाएगा कि नहीं, ये इस बात की कोई गारंटी नहीं, सीधा आपको जेल में डाला दिया जाएगा जब तक कि हमें नहीं लगता आपको बाहर निकालना है. ऐसा यह एक्ट था. मेरे ऊपर किसने केस की यह जानने का भी मुझे अधिकार नहीं था. ऐसा था ये रौलट एक्ट. तो इस कानून के ऊपर बड़ा ही विरोध हुआ. मुस्लिम लीग, एक्सट्रीमिस्ट फेज, मॉडरेट फेज, सारे लोगों ने इस पर विरोध किया. इवन दो गांधी जी ने भी इस पर विरोध किया. अभी इसका परिणाम क्या होता है देखो. द एक्ट वॉज सीरियस बिस्ट्रैल, मतलब बड़ा ही दुखदायक और धोखादायक एक एक्ट था. अभी इसके बारे में हम जानते हैं कि गांधी जी ने इसके अगेंस्ट में क्या किया था. गांधी जी ने रौलट सत्याग्रह के, रौलट एक्ट के अगेंस्ट में सत्याग्रह किया था. अभी ये जो सत्याग्रह है इसमें इसका इंपैक्ट पूरे लार्ज स्केल पर था, और रौलट एक्ट से ही गांधी जी का नेतृत्व सारे पूरे भारत देश के समक्ष में आया था. सत्याग्रह नाम की नई कंसेप्ट गांधी जी ने यहां पर हमें लागू की हुई दिखाई देती है. हालांकि उन्होंने खेड़ा में ही सत्याग्रह शुरू किया था, बट वो एक पर्टिकुलर एरिया के लिए ही सीमित था. रौलट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जो पूरे भारत में लागू होने वाला था उस समय के, और उसके खिलाफ अगर आवाज उठानी है तो वो आवाज पूरे देश में, पूरे देश के पूरे लोगों के पास में कानों में गूंजती रही थी. अभी सारे लोगों को गांधी जी का नेतृत्व और उनकी पर्सनैलिटी लोगों के सामने आई थी. वो प्रसिद्ध होने लग गए थे. कौन से एक्ट से? तो रौलट एक्ट से. रौलट एक्ट में क्या क्या तरतूदें थी, क्या क्या नियम थे, वो आपको जानना जरूरी है. इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. अभी क्या होता है, ये जो रौलट एक्ट था उसके अगेंस्ट में तरह तरह के प्रदर्शन हुए, लोगों ने रैलियां निकाली, गांधी जी ने सत्याग्रह किया, बट रौलट एक्ट बंद नहीं हुआ था. अभी पंजाब में, अमृतसर में भी जालियनवाला बाग, इस प्लेस पर एक सभा आयोजित की थी. यह सभा इसीलिए आयोजित की गई थी क्योंकि डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इन दोनों को ब्रिटिशों ने अरेस्ट किया था विदाउट एनी चार्जेस और ना ही किसी पूछताछ के ही. तो रौलट एक्ट के तहत इन दोनों को वो अरेस्ट कर लिए थे. कौन? ब्रिटिश गवर्नमेंट. और ऐसे ही अगर नेताओं को, बड़े बड़े लोगों को अगर
कैद किया गया, जेल में डाल दिया तो हम तो नेतृत्वहीन हो जाएंगे, ये भावना लोगों के मन में आ गई थी। तो इसी के लिए जलियांवाला बाग इस ठिकान पर सारे अमृतसर के लोग, बहुत सारे अमृतसर के लोग एकत्रित आ गए थे और रौलट एक्ट के खिलाफ उन्होंने वहां पर प्रदर्शन करना सोचा। अब ये प्रदर्शन जो था वो अहिंसा वाला प्रदर्शन था, वहां पर वो डिस्कशन करने वाले थे सभा के दरमियान। अभी यहां पर जनरल डायर नाम का जो वहां का अधिकारी रहता है, उसने लोगों के ऊपर हवा में गोलीबारी शुरू कर दी, फायर कर दिया उनके ऊपर। अभी इस ट्रेजेडी में क्या होता है कि नियर अबाउट 10,000 लोगों की मौत हो जाती है, 1500 से 1600 लोग घायल हो जाते हैं और बड़ी ही दुखदायक ये ट्रेजेडी होती है जिसका पूरे भारत में विरोध किया गया। और उधम सिंह नाम के एक रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज ने, सरदार उधम सिंह नामक एक रिवॉल्यूशनरी एक्टिविस्ट ने जनरल डायर की 13 मार्च 1940 को लंदन में हत्या कर दी। मतलब 20 साल बाद, जलियांवाला बाग 1999 में हुआ, सॉरी 1919 में, 1990 में हुआ था। तो सरदार उधम सिंह ने लंदन में उनकी हत्या कर दी। ये नाम याद रखना है, किसकी हत्या कर दी? जनरल डायर की। तो ये जो जनरल डायर का नाम है, ये भारत के इतिहास में बड़ा ही कुप्रसिद्ध नाम है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अभी खिलाफत मूवमेंट क्या है ये भी जानते हैं। ये जो दौर था ये पहले महायुद्ध का दौर था और बगदाद, तुर्कमेनिस्तान में बगदाद नामक ठिकान में मुस्लिमों का जो हेड थे, मुस्लिमों की जो हेड थे, जिनको खलीफ या फिर खलीफा कहा गया था, उनको चेंज किया गया था ब्रिटिशों द्वारा। और ब्रिटिशों द्वारा चेंज करने के वजह से ही तुर्क लोगों का ब्रिटिशों के ऊपर विरोध था। तो दूसरे महायुद्ध में तुर्क लोगों ने ब्रिटिशों के अगेंस्ट में पार्टिसिपेट किया। अभी उस साइड में भी ब्रिटिश थे, सॉरी उस साइड में भी इस्लामिक लोग थे, जर्मनी के साइड में भी जर्मनी के साइड में तुर्की लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, वो मुसलमान थे। और भारत ब्रिटिशों के अंडर में होने की वजह से भारतीय जो मुसलमान थे वो ब्रिटिश की आर्मी की तरफ से लड़ रहे थे। मतलब मुस्लिम दोनों एक दूसरे के सामने आने वाले थे और मुस्लिमों के मन में ये भावना उमड़ रही थी कि हम हमारे ही मुस्लिम भाइयों के अगेंस्ट में लड़ रहे थे। तो इस बात का विरोध किया गया कि ब्रिटिशों ने हमारा खलीफा बदलना नहीं चाहिए या फिर हमारे पद की, हमारा जो खलीफा का जो पद है उसका सम्मान करना चाहिए। उसके अगेंस्ट में ये मूवमेंट शुरू होती है जिसको खिलाफत आंदोलन, खिलाफत मूवमेंट भी कहा गया है। ये मूवमेंट 1920 से लेकर 1922 तक चलती रही, which organized as a result of Turkey entry into the World War I as an ally of Germany against the British, जैसे मैंने आपको कहा था। अभी ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस ये दिल्ली में ली गई थी नवंबर 1999 में। तो क्या होता है कि गांधी जी वॉज द हेड ऑफ दैट खिलाफत कमिटी। गांधी जी को उस समय में खिलाफत मूवमेंट के हेड बनाया गया था। ये बात आपको ये जो 4 सेंटेंस है, ये पूरे के पूरे स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं कि खिलाफत मूवमेंट एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट थी। इसमें सबसे बड़े लीडर कौन थे? तो वो थे अबुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम आजाद। अभी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन, असहयोग आंदोलन, कोऑपरेशन नहीं करना, इसके अलग अलग रीजन थे, वो भी जानना जरूरी है कि क्यों ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खड़ी थी। ये जो गया डिकेड था 1910 से लेके 1920 तक का जो डिकेड था, इसमें बहुत सारी गतिविधियां हुई थी और ये सारे गतिविधियां गांधी जी बड़े पास में से देख रहे थे, समझ रहे थे। उन्होंने क्या किया कि इसका विरोध होना चाहिए। इसके लिए स्वदेशी मूवमेंट जो थी, जो बंगाल के पार्टीशन के समय में शुरू हुई थी, उसको सक्रिय कर दिया था। अभी आइए जानते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के रीजंस क्या थे। फर्स्ट मास मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट नाम याद रखो। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को
फर्स्ट मास मूवमेंट अंडर दी महात्मा गांधी, ऐसा भी कहा गया है। और इसके रीजन जो थे वो था खिलाफत इशू, जैसे हमने पहले पढ़ा। द रिड्रेसल ऑफ पंजाब रॉन्ग्स, मतलब ये एक रीजन था कि भारत में अमृतसर में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसका जो पंजाब में, अमृतसर पंजाब में है, तो पंजाब में जो भी गलत घटनाएं हुई थी, या वो किचलू या फिर सतपाल सर की, जो डॉक्टर सतपाल या फिर डॉक्टर किचलू, इनकी अरेस्टमेंट हो, या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हो, ये जो पंजाब की जो घटनाएं हुई थी, ये गलत घटनाएं थी और इनका विरोध, ये भी एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का कारण था। नेक्स्ट है द अटेनमेंट ऑफ स्वराज। जो स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुई थी ना पार्टीशन के खिलाफ, वही यहां पर, उसमें जो 4 पॉइंट्स मैंने बताए थे, उसमें का आखिरी पॉइंट स्वराज था। पहला पॉइंट कौन सा था? भारत में बनी हुई चीजों का इस्तेमाल करना, फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट करना, उसके बाद है इंडियन ट्रेडिशनल एजुकेशन लेना, और चौथा था स्वराज की मांग करना। उस समय में स्वराज की कंसेप्ट अलग थी और इस समय में स्वराज की कंसेप्ट अलग थी, क्योंकि वो जो मूवमेंट चालू हुई थी वो सिर्फ बंगाल के एरिया के लिए सीमित थी, बट अभी ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और गांधी जी के नेतृत्व के तहत ये स्वराज की मांग पूरे भारत के लिए थी और इसका मीनिंग भी बदल गया था। तो अटेनमेंट ऑफ स्वराज, ये तीनों बेसिक रीजन थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के। अभी सरेंडर्स ऑफ टाइटल्स एंड ऑनररी, जैसे भारतीयों को या फिर किसी भी व्यक्ति को ब्रिटिश सर, खान साहब, राव साहब, राय बहादुर ऐसी किताब देते थे, जो सारों किताबों और टाइटल्स को भारतीयों ने वापस कर दिया था। ब्रिटिशों के सरकारी दफ्तर की नौकरियां छोड़ दी थी इस स्वराज के मूवमेंट के दरमियान, इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दरमियान। अभी क्या होता है? रिफ्यूजल ऑफ अटेन ऑफ ऑफिशियल फंक्शंस, मतलब जो भी शासकीय फंक्शंस होते हैं उसमें न जाने का निर्णय भारतीयों ने लिया था, मतलब नॉन कोऑपरेशन। ग्रेजुअल विड्रॉल ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम ऑफिशियल कंट्रोल स्कूल एंड कॉलेजेस, बच्चों ने भी स्कूल एंड कॉलेजेस, जो भी फॉरेन एजुकेशन देने वाले स्कूल एंड कॉलेजेस थे, उसमें जाना उन्होंने बंद कर दिया था। बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश कोर्ट्स, ब्रिटिशों के न्यायालय को बॉयकॉट कर दिया था, वहां पर खटले नहीं चलेंगे, भारतीयों ने खुद अपने कोर्ट्स बना लिए थे। ये सारा परिणाम रेनेसांस था, इन्हें इंडियन रेनेसांस का था, क्योंकि भारत में उस समय लोगों ने एजुकेशन लिया था, भारत के बाहर होने वाली गतिविधियां उनको समझ में आने लग गई थी, उन्होंने खुद से अपना ज्ञान क्रिएट करने का सोचा था। ऐसी सारी गतिविधियां यहाँ पर होती थी और होने शुरू हो गई थी। इसी का कारण था कि भारत में एक जागरूक लोगों की पीढ़ी आ गई थी और उसी का परिणाम था। आखिरी का पॉइंट है बॉयकॉट ऑफ द इलेक्शंस, मतलब इलेक्शन पर भी बहिष्कार डाला गया था। किस मूवमेंट के तहत? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के तहत। रिफ्यूजल ऑन द पार्टिसिपेशन ऑफ मिलिट्री, क्लेरिकल एंड लेबर क्लासेस टू ऑफर देमसेल्व्स एज अ रिक्रूट फॉर सर्विस इन मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया में सर्विस करने के लिए भारतीयों को लेके जाने वाले थे, बट भारतीयों ने इस बात के लिए मना कर दिया। बॉयकॉट ऑफ द फॉरेन गुड, ये तो पॉइंट हमने पढ़ा। अभी द प्रिंस ऑफ वेल्स 1919 में भारत में आए थे। उस डिकेड में भारत में आने वाले ये सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। अभी राजा आ रहा है भारत में, तो इस राजा को प्रजा की हाल हवाल मालूम होने चाहिए, इसीलिए प्रिंस ऑफ वेल्स को काले झंडे दिखाई दिए गए और जहां पर भी प्रिंस ऑफ वेल्स गया वहां पर उसका विरोध हुआ, प्रदर्शन हुए उसके खिलाफ, उसको काले झंडे दिखाए गए और बताया गया, उन सारे घटनाओं से उसको बताया गया कि भारत में जो कुछ भी चल रहा है वो सही नहीं चल रहा है। ऐसी घटनाएं इस समय में हुई थी। अभी ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रुकी कैसे, ये भी जानना जरूरी है। चौरा चौरी इंसिडेंट्स ये हुआ 1922 में। ये क्या होता है? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में चौरा चौरी नामक एक ठिकान है।
चौरा चौरी में लोगों ने प्रदर्शन किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के तहत। उन्होंने एक रैली निकाली थी। जो रैली को नियंत्रित करने की या फिर उसको अपोज करने का कोशिश किया गया चौरा चौरी के पुलिस ऑफिसरों द्वारा या फिर पुलिस आर्मी द्वारा। और क्या होता है कि उस विरोध का लोगों ने, रैली में शामिल हुए लोगों ने भी बड़े जोर से विरोध किया। और विरोध के समय में लोगों ने भावनाओं में आके पूरी पुलिस चौकी जला दी। यहां पर बहुत सारे 22 पुलिस मैन्स वेयर बॉर्न, मतलब 22 पुलिस आर्मी के लोग जो थे उनको जला दिया गया। कब? 5 फरवरी 1922 को। तो ये हिंसा वाली घटना थी। और गांधी जी ने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू की थी वो पूरी तरीके से अहिंसा पर और शांतता के बेसिस पर खड़ी हुई थी। ये हिंसा का जो कारण था, ये जो हिंसा हुई थी, इसी के कारण, चौरा चौरी इंसिडेंट्स के कारण ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड करने का निर्णय महात्मा गांधी जी ने लिया। तो ये इंसिडेंट्स आपको याद रखना है। गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को 12 फरवरी 1922 में एंड कर दिया। तो आपको ये बात याद रखनी है। अभी ये जो चौरा चौरी का इंसिडेंस हुआ, इस इंसिडेंस के लिए महात्मा गांधी जी को जिम्मेदार ठहराया गया, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पूरे भारत में स्प्रेड करने का काम किसने किया था? गांधी जी ने किया था। गांधी जी ही इसके लीडर थे, करके गांधी जी को ही जिम्मेदार माना गया और 6 साल की उनको जेल हो गई 1922 में। हालांकि उनकी तबीयत खराब होने के कारण 1924 में ही उनको जेल से रिलीज किया गया। बट आपको ये बात याद रखनी है कि गांधी जी को इस केस के अंडर में जेल भी हुई थी। तो ऐसा था अपना ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। आगे में हम और भी भारत के फ्रीडम मूवमेंट में, जो भी नेशनल मूवमेंट और फ्रीडम मूवमेंट में इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई थी, उसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। अभी हम पढ़ेंगे कि ये जो अभी हमने जो चैप्टर पढ़ा है, जो भी पॉइंट्स हमने पढ़े हैं, उसके आधार पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, जिसके बारे में जानेंगे। तो भारत में जब गांधी जी वापस आते हैं, चंपारण्य सत्याग्रह में वो पार्टिसिपेट करते हैं, उसके आधार पर एक क्वेश्चन बनता है। अभी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चंपारण्य सत्याग्रह से ही रिलेटेड है। इट वाज द इंडियाज फर्स्ट सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी जी। चंपारण्य सत्याग्रह याद रखो, ये भारतीय लोगों ने, मतलब हालांकि वो रीजनल था, बट क्या है कि भारतीय लोगों ने खेड़ा सत्याग्रह के दरमियान फर्स्ट सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट शुरू की थी। किसके गाइडेंस में? महात्मा गांधी जी के गाइडेंस में। तो ये स्टेटमेंट सही है। इट वॉज द प्रोटेस्ट अगेंस्ट इन द इनजस्टिस ऑफ मेटेड आउट टू टेनेंट फार्मर्स इन चंपारण्य डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। चंपारण्य डिस्ट्रिक्ट में जो सत्याग्रह किया था गांधी जी में, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या था? तो लोगों के ऊपर, जो किसान थे उनके ऊपर नील उत्पादन लेने के लिए उनको फोर्स किया गया था। दूसरी बात तो ये थी टैक्स और रेवेन्यू का भी एक कारण था। तो यहां पे जो है दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन डिड एमके गांधी अराइव्ड इन चंपारण्य? चंपारण्य की डेट भी मैंने आपको बताई थी, वो थी 1917 में, बट अप्रैल 1917 में। ऑप्शन का रहेगा सी। अभी नेक्स्ट देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द गवर्नर जनरल एंड द वाइसरॉय? उस समय में, चंपारण्य सत्याग्रह के समय में, भारत में गवर्नर जनरल एंड द वाइसरॉय कौन था? गवर्नर जनरल को ही वाइसरॉय कहा गया है, तो वो कौन थे उस समय में? ऐसा सवाल पूछा गया है। तो याद रखो, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन बी, ये आपको याद रखना है। उस समय में लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वाइसरॉय थे। अभी विच मुस्लिम लीडर ज्वाइंड द होम रूल लीग फाउंडेड बाय एनी बेजेंट? किस मुस्लिम लीडर ने ये होम रूल लीग जो एनी बेजेंट ने शुरू की थी उसको ज्वाइन किया था? चारों इस्लामिक नाम है, बट ऑप्शन ऐसा है जो आपको लगेगा ही नहीं कि ये हो सकता है।
ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन आंसर है बी। अभी मोहम्मद अली जिन्ना का नाम सबसे पहले तो ये की बात के लिए हम याद रखते हैं, वो है पार्टीशन ऑफ इंडिया। पाकिस्तान की मांग के लिए मोहम्मद अली का नाम हम लेते हैं। और सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान या फिर अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये जो दो नाम हैं ये हमें आंसर के सबसे पास में दिखते हैं। बट याद रखो, पूरी पक्की जानकारी रखनी है, इसीलिए आपको याद रखना है कि मुस्लिम लीडर जिसने होम रूल लीग ज्वाइन की थी तो वो है मोहम्मद अली जिन्ना। तो आज के इस जो टॉपिक मैंने पढ़ाया था उसके ऊपर ये कुछ सवाल थे। अभी आने वाले लेक्चर्स में हम और भी सवाल देखेंगे, बट आज के लेक्चर में यही रुकता हूं। थैंक यू।